हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। हम क्लास 12 फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, अब कुछ टॉपिक और बचे हैं, धीरे धीरे उनको भी कवर कर लेंगे। तो हमारे पास आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। हमें दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखे हैं, उनके बीच लगने वाला फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है कि उनके बीच कितना फोर्स लगेगा। एंड नंबर सेकंड हमारे पास जो है वो है टॉर्क ऑन अ करंट लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल, इसके बारे में पढ़ना है। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या आएगा, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एंड दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। जो भी हम ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 12 की, ये क्या कहते हैं, हम एनसीईआरटी पे बेस पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ड ये है फिजिक्स के टॉपिक है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है आज का वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखो जैसे यहाँ पे दिखा रखा मैंने, एक पीक्यू है एक आरएस है, एक पीक्यू कंडक्टर है एक आरएस कंडक्टर है, दोनों के दोनों पैरेलल रखे हुए हैं, एक दूसरे से आर डिस्टेंस दूर है। और पहली वाली जो वायर है यानी कि पीक्यू जो कंडक्टर है उसमें I1 करंट बह रही है ऊपर की तरफ को अपवर्ड्स। इसी तरीके से जो हमारे पास आरएस वायर है उसमें भी करंट I2 ऊपर की तरफ को बह रही है। ये तो क्या देखो, ये पैरेलल करंट्स हो गए। इसी तरीके से हमारे पास पीक्यू एंड आरएस, मैंने दूसरा फिगर बनाया यहाँ पे। दूसरे फिगर में क्या है भाई, यहाँ पे एंटी पैरेलल करंट्स है, यानी कि एक करंट ऊपर की तरफ को जा रही है, दूसरी करंट नीचे की तरफ को, मतलब दोनों करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो पहला फिगर है वो सेम डायरेक्शन में है करंट के लिए, दूसरा फिगर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है, इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट इफ करंट्स आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन टू पैरेलल कंडक्टर्स। उसने बोला अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। आपको ध्यान रखना है कि अगर दो पैरेलल हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर हैं तो आपस में क्या कहते हैं, उनमें जो करंट एक ही डायरेक्शन में बह रही है तो वो दो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। एंड इफ करंट्स आर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और मान लो अगर करंट क्या कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, दे विल रिपेल ईच अदर, तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर लेंगे। तो हमारे पास एक पीक्यू कंडक्टर है एक आरएस कंडक्टर है। देखो इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, देखो ये एफ, ये इस पीक्यू के कारण इस आरएस पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ है, और इस आरएस के कारण इस पीक्यू पे जो फोर्स लग रहा है वो भी एफ है। ये भी बराबर है दोनों के दोनों, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, देखो एक डायरेक्शन इस तरफ को एक डायरेक्शन इस तरफ को, यानी कि जो पीक्यू वाला जो हमारे पास वायर है उस पर फोर्स किस तरफ को लग रहा है, आरएस की तरफ को लग रहा है। ये इसका डायरेक्शन दिखा रखा है। इसी तरीके से आरएस पे जो फोर्स लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, इस तरफ पीक्यू की तरफ को लग रहा है, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में करंट बहेगी, दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा क्या देखो हमारे पास ये एंटी पैरेलल करंट्स हैं, एक ऊपर की तरफ को करंट बह रही है एक वायर में, दूसरी जो वायर है उसमें नीचे की तरफ को करंट बह रही है। और अब देखो जो पीक्यू वायर है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, बाहर की तरफ को लग रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके से जो हमारे पास आरएस वायर है जो उसमें करंट लग रहा है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। इस चीज का हमें यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल करंट्स हैं तो दोनों वायर आपस में अट्रैक्ट करेंगी, और अगर एंटी पैरेलल करंट्स है दोनों वायर आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फोर्स के बारे में जानते हैं। फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला निकलेगा उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट द टू वायर्स पीक्यू एंड आरएस आर प्लेस्ड इन अ प्लेन ऑफ पेपर। हमारे पास दो वायर है पीक्यू एंड आरएस, उनको क्या कर रहा है, प्लेन ऑफ पेपर में रखा हुआ है, यानी कि पेपर पे रखा हुआ है, सिंपल, यानी कि एक प्लेन में रखा हुआ है। एंड लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। देखो ये भी आर ये भी आर। इफ करंट्स इन पीक्यू एंड आरएस आर रिस्पेक्टिवली I1 एंड I2, उसने बोला पीक्यू और आरएस में अगर बहने वाली जो करंट है, फ्लो होने वाली करंट है वो I1 एंड I2 है, देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 एट पॉइंट ऑन आरएस। हम क्या करेंगे, इस I1 के कारण जो पीक्यू जो हमारे पास वायर है इसमें जो I1 करंट बह रही है, इसके कारण आर डिस्टेंस दूर, ये देखो आर डिस्टेंस दूर क्या है इससे, एक आरएस वायर है, उस आरएस वायर के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। देखो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 एट पॉइंट ऑन आरएस, यानी कि आर डिस्टेंस दूर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं पीक्यू के कारण। तो हमने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उससे आर डिस्टेंस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एम्पियर सर्किटल लॉ में मैंने बताया था कि B1 बराबर किस तरीके से आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ 2 बच गया, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर हो गया हमारे पास। यानी कि इस I1 के कारण इस आरएस के किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना ही जनरेट होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर। B1 इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। ध्यान रखना B1 जो है यहाँ पे डायरेक्टेड है डाउनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। कहने का मतलब क्या, प्लेन ऑफ पेपर के इनसाइड अंदर की तरफ को, यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसा समझो, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर के अंदर बिल्कुल क्या है। देखो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, एक 3D की बात करेंगे, यानी कि 3D हमारे पास क्या होती है हमेशा, 3D हमारे पास फिगर होता है, तो 3D के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चल रहे हैं। ये दोनों देखो करंट तो जो है प्लेन ऑफ पेपर में बह रही है, लेकिन जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है ये क्या लगेगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ को ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड है। ठीक होगी बात।
B1 इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ को। और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं B1 की डायरेक्शन को, यानी कि जो हमने B1 निकाला इसकी डायरेक्शन, स्क्रू रूल को आप यूज कर सकते हैं या फिर आप राइट हैंड रूल को भी यूज कर सकते हैं। तो आपका आसानी से निकल के आ जाएगा कि B1 क्या किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो I1 के कारण इस RS के किसी भी पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड जो निकाला वो B1 निकल गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसकी जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड से, ठीक है। और मैंने क्या बोला, I1 और I2 जो करंट है वो प्लेन ऑफ पेपर में बह रही है, यानी कि क्या है, एक प्लेन ऑफ पेपर में चल रही है। और जो हमारे पास B1 का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है, यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन और पेपर के अंदर है। देयरफॉर द फोर्स ऑन RS ऑफ लेंथ L ड्यू टू B1, अब इस B1 के कारण इस RS की लेंथ पे, यानी कि इस RS पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम कैसे निकालेंगे भाई, देखो सीधी सी बात है, हमने फोर्स पढ़ा है कि एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में पहले से रखा है तो उस पर इतना फोर्स लगता है, F इक्वल टू IL B sin थीटा, सीधी सी बात है। तो हमारे पास क्या है, देखो हम निकाल लें RS पे लगने वाला फोर्स, तो RS में बहने वाली करंट कितनी है, I2 है, I2 रख देंगे, और RS की लेंथ हमने कितनी बोली, L रख दिया। इसी तरीके से हम क्या निकाल लें, RS पे लगने वाला फोर्स किसके कारण निकाल लें, इस B1 मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो इसलिए यहाँ पे B1 आ जाएगा। तो B1 हो गया, और sin 90 क्या है भाई, ये L और B के बीच का एंगल है। देखो L क्या हो गया भाई, L है, ये RS को L मान लो क्योंकि RS की लेंथ L है, और B क्या है, B मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या था, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। यानी कि देखो हमारे पास जो तीन चीजें हैं यहाँ पे, तीन चीजों का आपका बिल्कुल ध्यान रखना है। एक तो करंट है, देखो मान लो हमारे पास करंट इस तरीके से बह रही है ऊपर की तरफ को, इस अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है हमारे पास, और इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, और ये तीन डायरेक्शन देखो हमारे पास तीन एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। पहली डायरेक्शन में अगर करंट जा रही है और दूसरी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इसको हम इनटू द प्लेन ऑफ पेपर दिखाएंगे, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर के अंदर, जैसे 3D होता है, तीन एक्सिस होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आपको समझना है कि करंट जो है देखो प्लेन ऑफ पेपर में बह रहा है, यहाँ पे साफ दिख रहा है। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जो आपको ये लाइन दिख रही है ये प्लेन ऑफ पेपर यानी कि इस पेपर के नीचे की तरफ, अंदर की तरफ को है। और ये तीसरी जो हमारे पास जो एक्सिस है ये क्या, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान रखना है जब भी हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स की बात आए, तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो करंट जो है प्लेन ऑफ पेपर में है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर के अंदर है, तो फोर्स जो होगा क्या होगा, वो प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर की तरफ को लगेगा, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि ऐसा समझ लो कि हमारे पास जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा भाई, फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके जैसे मैंने पेंसिल खड़ी करी है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स ऊपर की तरफ को, अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा। तो हमारे पास क्या है, देखो सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला कि हम RS पे लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं, तो फोर्स निकाल रहे हैं B1 के कारण, क्योंकि B1 था, मैग्नेटिक फील्ड B1 पहली से प्रेजेंट है। हमने क्या सीखा है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, अगर वो पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो पहले से ही प्रेजेंट है वहां पे, उसके कारण उस वायर पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम ILB sin थीटा से निकालते हैं। और I क्या है भाई, उस वायर में बहने वाली करंट, जिस वायर में लगने वाला हमें फोर्स निकालना है। तो RS पे हमें फोर्स निकालना है, तो RS में बहने वाली करंट आ गई, RS की लेंथ आ गई, और पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जिसके कारण फोर्स लग रहा है उस RS वायर पे, वो B1 है। B1 हो गया, sin 90 क्या है भाई, देखो थीटा 90 हो गया, ये 90 क्या है, ये L और B के बीच का एंगल, यानी क्या समझ लो RS और इस B के बीच का एंगल है। ये RS जो हमारे पास वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड B के बीच का एंगल, यानी कि करंट, ऐसा भी समझ सकते हो, करंट और किसके बीच का एंगल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री यहाँ पे होगा, क्योंकि तीनों एक्सिस के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो sin 90 हो जाएगा, तो हमारे पास I2L B1 बच जाएगा, sin 91 हो गया। अब क्या करेंगे, B1 की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर देंगे, तो हमारे पास F1 निकल के आ जाएगा। F1 क्या है भाई, द फोर्स ऑन द वायर RS, यानी कि RS पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू B1। अब B1 क्या है भाई, इस I1 के कारण जनरेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट RS, तो F1 निकल गया हमारे पास सिंपल। तो μ0/2 पाई I1 I2/R इंटू L हो गया। ये तो हो गया फोर्स, है ना, फोर्स ऑन RS ड्यू टू B1। अगर हम निकालें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए हम इस L से ही डिवाइड कर देंगे, तो L कैंसिल हो जाएगा। तो RS वायर पे लगने वाला जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ पे, वो होगा μ0/4 पाई I1 I2/R। तो आसान है, बहुत सिंपल। हमने क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, फोर्सेज बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, उन पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, वही हम यहाँ पे सीख रहे हैं, और उसका हम फॉर्मूला यहाँ पे डेरिवेट कर चुके हैं। बहुत आसान फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, याद करना है, और ये क्या है, न्यूमेरिकल में भी आपके बहुत काम आएगा। अब हमने क्या करा, RS पे लगने वाला फोर्स तो निकाल दिया, अब हम PQ पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे। सिमिलरली द फोर्स ऑन PQ ड्यू टू करंट इन RS पर यूनिट लेंथ। हमें क्या करना है, फोर्स निकाल, अब हमने इससे पहले RS पे लगने वाला फोर्स तो निकाला, अब हमें क्या करना है, PQ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा ड्यू टू करंट इन RS, यानी कि RS में बहने वाली करंट जो है, I2 करंट बह रही है, उस I2 के कारण पहले मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा PQ के किसी पॉइंट पे। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कुछ भी नाम दे देंगे, B2 दे दो क्योंकि B1 था।
इसी तरीके से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी निकल के आ जाएगा, यानी कि फोर्स भी हमें क्या करना है, यहाँ पे फोर्स निकालना है पीक्यू पे। देखो जितना फोर्स आरएस पे लग रहा है पीक्यू के कारण, उतना ही फोर्स पीक्यू पे भी लगेगा आरएस के कारण, और सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। देखो पर यूनिट लेंथ में लगने वाला फोर्स निकाल दिया है हमने, आरएस पे लगने वाला फोर्स निकाला पीक्यू के कारण, इसी तरीके से पीक्यू पे लगने वाला फोर्स भी निकाल दिया आरएस के कारण। तो दोनों फोर्स निकल गए। F1 एंड F2 आर अपोजिट टू ईच अदर। F1 एंड F2 बराबर तो होंगे ही, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे टू ईच अदर। ठीक होगी बात, दोनों केस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, चाहे दोनों वायर में करंट जो है वो पैरेलल बह रही हो या एंटी पैरेलल बह रही हो। यानी कि अगर दोनों पैरेलल वायर में करंट सेम डायरेक्शन में बहे, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो, दोनों ही केस में जो फोर्स होगा F1 एंड F2, यानी कि F1 क्या है, आरएस पे लगने वाला फोर्स, F2 क्या है, पीक्यू पे लगने वाला फोर्स, दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन क्या होंगे, अपोजिट होंगे एक दूसरे के। और मैंने क्या बताया इससे पहले कि कहते हैं अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट बह रहा है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे वो आपको ध्यान रखनी है कि हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए आपके पास आता है, पेपर में बार बार आता है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। कैसे डिफाइन करेंगे, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। अब कंसीडर कर लो, सपोज I1 I2 जो दोनों बराबर हैं और उसको हमने I के बराबर कंसीडर कर लिया, मतलब दोनों वायर जो है उसमें बराबर करंट बह रही है I के बराबर, एंड R इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि दोनों के वायर के बीच जो डिस्टेंस है वो यूनिट डिस्टेंस है, यानी कि 1 मीटर की डिस्टेंस। तो देयरफॉर इन दिस केस अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स कैसे निकालेंगे भाई, फोर्स निकालना आसान है। कैसे निकलेगा फोर्स, देखो हमारे पास ये फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, F लगा देंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, इस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को आप ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, देखो 4 पाई कर दिया इसे और 2 I1 I2 अपॉन R कर दिया, क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा। अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मैं पहले बता चुका हूँ 10 टू द पावर -7 होती है, ये 2 यहाँ आ गया, ये I1 I2 दोनों को I ले लिया तो I स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 1 हो जाएगा, क्योंकि R की जगह 1 है। देखो क्या करा हमने, इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह 10 टू द पावर -7 रखा, ये 2 जो है उसको यहाँ लिख दिया, इस ये क्या है I1 I2 इनकी जगह I रखा तो I स्क्वायर हो गया अपॉन R की जगह 1, तो हमारा फोर्स निकल के आ गया यहाँ पे इस तरीके से। देखो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, देखो ये नाउ इफ F इक्वल, देखो यहाँ पे क्या आया, फोर्स इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 I स्क्वायर न्यूटन, क्योंकि फोर्स जो होगा न्यूटन में ही होगा। अब मान लो फोर्स जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, यानी कि करंट की वैल्यू I की वैल्यू 1 आ जानी चाहिए। तो I की वैल्यू 1 कब आएगी, जब फोर्स जो है वो ठीक इतना ही हो जाए। ठीक, तो इफ फोर्स इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन, तो हम इस फोर्स की जगह क्या कर देंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 रख देंगे, और इस तरफ तो ऑलरेडी 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और ये I स्क्वायर, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो I स्क्वायर बराबर 1, इट मीन्स I इक्वल टू 1 एम्पियर। तो हमने देखो 1 एम्पियर कैसे लाया, हमने सब चीजें हटा दी, हमने सब चीजें काट दी, केवल I को हमें 1 लाना है। जैसे I 1 एम्पियर आ गया, अब इसको डिफाइन कर दो, जितने भी हमने यहाँ पे शर्तें ली हैं उसी कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, एम्पियर को 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करते हैं, देखो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द करंट्स फ्लोइंग इन द 2 पैरेलल वायर्स। देखो हमने 2 पैरेलल वायर की बात करी, तो उसी की बात करेंगे हम। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द करंट्स फ्लोइंग इन द 2 पैरेलल वायर्स व्हिच इज सिचुएटेड 1 मीटर अवे। उसने क्या बोला, 1 एम्पियर की जो करंट है उसको हम कैसे डिफाइन करा, वो किसके बराबर, इज इक्वल टू द करंट्स फ्लोइंग इन द 2 पैरेलल वायर्स। किसके बराबर, 1 एम्पियर करंट की 2 पैरेलल वायर में जब करंट इस प्रकार फ्लो हो रही हो कि वो दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो, और प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन बिटवीन देम, और उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स हो वो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन का हो। अगर ऐसा होता है तो जो उन वायर में करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर की करंट होगी। ये इसका डेफिनेशन है। तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करना है, देख लो। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग इन द 2 पैरेलल वायर्स which is situated 1 meter away produces a force of 2 into 10 to the power -7 न्यूटन between them। तो ये होगी 1 एम्पियर की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है, ठीक है।